नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 32. सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन इज इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर. देखो एक फ्लाइट है जिसका डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड. तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना है 600 किलोमीटर. एज पर क्वेश्चन टोटल डिस्टेंस कवर कितना है 600 किलोमीटर. ये बात समझ में आ रही है, ठीक है. फिर आपको कहा जा रहा है इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू बैड वेदर. इसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी कम हो गई 200 किलोमीटर पर आवर. तो पहले हम एज्यूम करते हैं एवरेज स्पीड. तो लेट एवरेज स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर. ये बात समझ में आ रही है. तो अगर एवरेज स्पीड x किलोमीटर पर आवर है आपकी, तो न्यू स्पीड फिर क्या होनी चाहिए, देयरफॉर न्यू स्पीड ये क्या हो जाएगी x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर. कितनी हो जाएगी x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर. ये बात क्लियर हो गया. फिर आपको ये कहा जा रहा है कि स्पीड कम होने से टाइम ज़्यादा लगेगा. तो स्पीड कम होने से ये फ्लाइट कितनी डिले हो गई है 30 मिनट्स. तो फाइंड द स्केड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो नाउ अगर मैं आपसे पूछूं ओरिजिनल टाइम क्या होना चाहिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ओरिजिनल टाइम इक्वल टू क्या होगा 600 अपॉन एक्स आर. ओरिजिनल टाइम तो यही था ना. अगर ओरिजिनल स्पीड ये है और डिस्टेंस इतना था तो ओरिजिनल टाइम तो इतना था, जिसको आप स्केड्यूल टाइम भी कह सकते हो. एंड न्यू टाइम क्या होगा 600 अपॉन x माइनस 200 आवर्स. ये बात समझ में आ रही है, इतनी बात क्लियर होगी. अब अगर मैं आपको ये कहता हूं कि जो ओरिजिनल टाइम है से वो t1 है और न्यू टाइम क्या है t2, तो क्या मैं बोल सकता हूं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ज्यादा टाइम t1 है या t2 है, t2, क्योंकि स्पीड कम तो टाइम ज्यादा, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम कह सकते हैं t2 माइनस t1 इक्वल टू 30 मिनट्स. 30 मिनट्स को अगर आवर में चेंज करोगे तो 30/60. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो t2 माइनस t1 है इट इज इक्वल टू 1/2. t2 माइनस t1 इक्वल टू क्या है 1/2. तो t2 कितना है विच इम्प्लाइज 600 बाय x माइनस 200 और t1 कितना है 600 बाय x इक्वल टू कितना हो गया 1/2. इक्वल टू कितना हो गया 1/2. पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है. चलो जी मैं यहां कर देता हूं. विच इम्प्लाइज देखो यहां से मैं 600 कॉमन ले सकता हूं. तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 बाय x माइनस 200 माइनस 1 बाय x इक्वल टू 1/2. ये बात समझ में आ रही है, ठीक है. अब देखो विच इम्प्लाइज ये हो गया आपका 600. एलसीएम क्या आ जाएगा x माइनस 200 इंटू एक्स. वेरी गुड. ये इससे कैंसिल x इंटू 1 x से x कैंसिल x माइनस 200 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2. इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2. ये बात समझ में आ रही है, ठीक है. आगे देखो जी विच इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा 600. ये हो जाएगा x माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 200. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 200x इक्वल टू 1/2. ये इससे कैंसिल हो गया. अब इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x. अब 600 टू जा 1200 और विद इन ब्रैकेट क्या रह गया 200. x माइनस एक्स प्लस 200 ही हो गया ना. कंफ्यूजन तो नहीं है, नहीं तो एक स्टेप और लिखूं. आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसको एक स्टेप और लिख देता हूं. क्या आप एग्री करते हो ये क्या हो जाएगा आपका
600, ये देखो अब याद आई, हाँ ये प्लस 200, ये सारा कैंसिल होकर 200 ही तो रह गया। अपॉन में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 200x इक्वल टू में क्या हो गया 1/2। अब क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसको क्रॉस करो तो ये तो हो गया 600 इंटू 200 इंटू 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ जी, यहां तक क्लियर है कहानी, ठीक है। अब आगे देखो, अब ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 200x, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, यहां जाके क्या हो जाएगा माइनस 24, 1 2 3 4 इक्वल टू 0, 2,40,000 इक्वल टू 0। अब इस देखो आपको पता है 6 4 दा 24 होता है, 6 4 दा क्या होता है 24। तो कैन आई से दैट इसके अगर मैं फैक्टर बनाता हूं तो फैक्टर क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x माइनस 2,40,000 इक्वल टू 0। भैया माइनस 600 प्लस 400 माइनस 200, 6 4 दा 24, 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर है कहानी। यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, x ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट में इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर क्या है, और x प्लस इक्वल टू क्या हो गया 0। अगर x माइनस 600 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या, और अगर x प्लस 400 0 के तो x की वैल्यू क्या होगी -4। क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है, नॉट पॉसिबल। तो x कितना आ गया 600। तो इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर आपको क्या निकालना था, ओरिजिनल टाइम। क्वेश्चन में सिर्फ ओरिजिनल टाइम ही निकालना है। फाइंड द स्केड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर ओरिजिनल टाइम और स्केड्यूल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, स्केड्यूल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू 600 बाई x, और x की वैल्यू क्या है 600। तो ओरिजिनल टाइम क्या था 1 आवर, यानी कि ये जो फ्लाइट है ओरिजिनल स्पीड से, यानी कि जब ये 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती थी तो ये इस डिस्टेंस को, भाई ऑब्वियसली 600 किलोमीटर पर आवर, अपना भी देख लो 1 घंटे में 600 किलोमीटर, 1 घंटे इतना ही तो डिस्टेंस है 1 घंटे में कवर। अब क्या हो गया 600 माइनस 200, जो स्पीड है वो 400 किलोमीटर पर आवर होगी, जिसकी वजह से ये आधे घंटे का डिले हो रहा था। अगर वो एवरेज स्पीड पूछेगा तो 600, स्केड्यूल टाइम 1 आवर। क्वेश्चन क्लियर हो गया, चलें आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। भाई ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम। थ्योरम इज प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। कौन सी थ्योरम है बताओ, बीपीटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्राइंगल ले लो, लेट द ट्राइंगल बी ABC। तो आपको क्या कहा जा रहा है, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, तो लाइन हमने ले ली DE, लेट द लाइन बी DE, लेट द लाइन बी DE। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसको इंटरसेक्ट कर रही है D पर, इस साइड को इंटरसेक्ट कर रही है E पर। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन, a triangle ABC, a triangle ABC in which DE is parallel to BC, which intersects या फिर ऐसे भी ले सकते हो DE is parallel to BC, DE intersects AB at D and AC at E। DE जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है AB को कहाँ पर, D पॉइंट पर, और AC को कहाँ पर कर रही है, E पॉइंट पर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव,
डिवाइडेड इन द, ये जो लाइन है दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, मीन्स AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब देखो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू सम कंस्ट्रक्शन। पहली कंस्ट्रक्शन तो ये होगी, जॉइन BE एंड, दूसरी कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ड्रॉ से ड्रॉ EM परपेंडिकुलर AB, AD नहीं कहोगे, AB एंड DN परपेंडिकुलर ऑन AC। बस ये ध्यान रखना, बेस पूरा लेना है, बेस आपको पूरा लेना है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्या कहोगे, कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, जॉइन BE एंड CD, देन ड्रॉ EM परपेंडिकुलर ऑन AB। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरली स्टूडेंट यहाँ पे मिस कर जाते हैं और AD लिख देते हैं। जो परपेंडिकुलर पूरे बेस पर होगा, AB एंड DN परपेंडिकुलर ऑन AC। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, प्रूफ। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है आपका, प्रूफ। तो प्रूफ में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, आपने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। जब मैं कह रहा हूं ADE, होता क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस, तो बेस क्या लोगे, AD, और हाइट क्या होगी, EM, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, हाफ बेस क्या होगा, BD। अब ये परपेंडिकुलर पूरे बेस पर है, तो EM ही आपका परपेंडिकुलर होगा। यही इस पॉइंट का जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पूरे बेस पर किया है, तो अगर ये बेस है तो भी हाइट ये होगी, और ये बेस है तो भी हाइट क्या होगी, EM। ये बात समझ में आ गया। हाफ से हाफ कैंसिल और EM से EM कैंसिल, तो यहां पर क्या आ गया, विच इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू व्हाट, AD अपॉन BD, एंड लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देन नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब राइट साइड पर आ जाओ, ऊपर तो यही होगा ADE और CDE आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE पर राइट साइड पे अब क्या होगा, CDE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। ये किसके इक्वल होगा, देखो आप राइट साइड पर हो तो हाफ, अब बेस क्या होगा आपका AE, और हाइट क्या होगा DN, अपॉन हाफ बेस क्या होगा CE या EC, पर हाइट अभी भी क्या होगा DN, बिकॉज DN जो है वो परपेंडिकुलर है पूरे AC पर, पूरे AC पर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। पहले इसको कट कर देते हैं फिर लेते हैं इसको। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ क्या हो गया, कैंसिल, DN से DN कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका विच इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इक्वल टू AE अपॉन EC, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या ये दोनों ही क्वेश्चन क्लियर हो गई आपको, क्लियर है यहाँ तक, चलें आगे, ठीक है। नाउ अब एक कंसेप्ट का हम यूज करेंगे जो आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हो। वी नो दैट टू ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस, two triangles on same base and between
सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, आर इक्वल इन एरिया। अब जो दो ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं वो ट्राइंगल्स क्या हैं देखो। पहले तो एज पर क्वेश्चन डी किसके पैरेलल है, बीसी के, तो डी इसके, अब ये होगी दो पैरेलल लाइन। अब देखो एक ट्राइंगल आप ले लो बी डी ई, तो इसका बेस क्या है, डी ई। दूसरा ट्राइंगल देखो क्या है आपका, सी डी, क्या है, सी डी, इसका बेस भी क्या है, डी। तो आप कह रहे हो दो ट्राइंगल ऑन सेम बेस, तो वो बेस तो हो गया डी और ये दो ट्राइंगल हो गए। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। हाँ जी दीदी, प्रॉपर्टी यही होती है तभी ये पॉसिबल होता है। स्टेटमेंट क्या है, कंसेप्ट क्या है कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पर होंगे, वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे, जो आप कह रहे हो वो होता है एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। वो अलग कंसेप्ट है, वो भी 9th क्लास में पढ़ा था आपने सर्कल चैप्टर में। वो ये था कि अगर सर्कल की एक ही सेगमेंट पे दो एंगल हो, सेम बेस हो दोनों एंगल का, तो वो इक्वल होते हैं। ये एरिया की बात हो रही है कि दो ट्राइंगल अगर उनका सेम बेस हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी। अब देखो इक्वेशन 2, कैन आई से दैट नाउ इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, नाउ इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और सी डी किसके इक्वल है, बी डी, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू क्या हो गया, ए ई अपॉन ई सी। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब 1 को देखो, उसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है। अगर दो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम। तो आप क्या कहोगे, फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3 क्या होगा, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डायरेक्टली आया था स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थेल्स थ्योरम। अब देखो ये बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है, जैसे आपको गिवन जनरली ऐसे ही आता है क्वेश्चन, आपको थ्योरम प्रूव करनी होती है और थ्योरम के बेस पर एक क्वेश्चन होता है जो अभी आपको यहाँ भी गिवन है। तो करें फिर वो क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूजिंग द अबव थ्योरम। कौन सी थ्योरम, जो अभी हमने प्रूव किया, दैट इज बीपीटी। अब बीपीटी का यूज करना है, प्रूव दैट अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल एंड पैरेलल टू द बेस ऑफ ए ट्रेपीजियम। ध्यान से समझो, मैं एक ट्रेपीजियम बना रहा हूं, से दिस इज द ट्रेपीजियम, दिस इज द ट्रेपीजियम, ए बी सी एंड डी, और ये लाइन होगी जो इसके बेस के क्या है, पैरेलल। तो लाइन हम ले लेते हैं ई और एफ। अब ध्यान से देखो, प्रूव दैट अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। देखो ये हो गया डायगोनल, ध्यान से देखो ये क्या हो गया, डायगोनल। अ लाइन, ये लाइन है जिसकी वो बात कर रहा है, अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डायगोनल, एक लाइन जो डायगोनल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो लाइन क्या होगी, ई एफ। अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल एंड पैरेलल, और ये जो लाइन है वो इसके बेस के क्या है, पैरेलल भी है। ये लाइन जो है इसके बेस के क्या है, पैरेलल भी है। इतनी बात समझ में आ गई। डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड्स, ये लाइन नॉन पैरेलल साइड्स को क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया, फिगर समझ में आ गई। अ लाइन
through the point of intersection of a diagonal. So first of all, what has been given in this question? ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium, right? In which, देखो ट्रेपीजियम में एक पेयर तो पैरेलल साइड्स का होता ही है. इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ई एफ इज पैरेलल टू डी सी. ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है. भैया ये भी गिवन है क्योंकि ट्रेपीजियम में तो गिवन है ही. और ये भी स्पेशली मेंशन किया गया कि ये जो लाइन है वो भी इसके क्या बेस के पैरेलल है. समझ में आ गया? ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव कि ये जो लाइन है ये इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी. तो क्या प्रूव करना है? ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी. ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी. ये बात समझ में आ गया? ठीक है. अब हम आते हैं प्रूफ पर. अब देखो जी, इन ट्राइंगल ए डी सी, पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ए डी सी. कैन आई से दैट ई ओ इज पैरेलल टू डी सी? बोलो जी, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? बिकॉज ई एफ इज पैरेलल टू डी सी. तो अगर ई एफ पैरेलल है तो पार्ट्स ऑफ ए पैरेलल लाइन्स आर पैरेलल. अब ये लाइन इसके पैरेलल है तो आप क्या कहोगे? देयरफॉर बाय बीपीटी, देयरफॉर बाय बीपीटी कैन आई से दैट ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी. से क्वेश्चन नंबर 1. कोई डाउट? यहाँ तो बात क्लियर होगी. ठीक है. अब आ जाओ जी इस ट्राइंगल पर. नाउ इन ट्राइंगल ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी, अब मैं कह रहा हूं ओ एफ जो है आपका वो पैरेलल है ए बी के. अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? देखो जी, देखो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ई एफ जो है आपका वो डी सी के पैरेलल है एंड ए बी जो है वो भी डी सी के पैरेलल है. इफ टू डिफरेंट लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दीज टू डिफरेंट लाइन आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ई एफ जो है वो, और अगर ई एफ पैरेलल है तो ई एफ का ही तो पार्ट है ओ एफ. हो गया क्लियर? तो ये इसके पैरेलल हुआ. अगेन देयरफॉर बाय बीपीटी, बाय बीपीटी अब क्या रेशियो बनता है आपका? अब यहां से वर्टेक्स से स्टार्ट करो. सी ओ अपॉन ओ ए इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी. एग्री करते हो? इसको रेसिप्रोकेट करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? ओ ए, या जिसको आप ए ओ बी कह सकते हो, विच इम्प्लाइज ए ओ अपॉन ओ सी. या मैं इसको यहां ही ऐसे लिख लेता हूं ताकि आप इससे रिलेट कर पाओ. तो बाय बीपीटी क्या हो जाएगा आपका? सी ओ क्या हो जाएगा? या बाय बीपीटी क्या हो जाएगा? ओ सी अपॉन ए ओ. बोल सकता हो ना? वर्टेक्स से शुरू करो. ओ सी अपॉन ए ओ, ओ सी अपॉन ए ओ इक्वल टू एफ सी अपॉन बी एफ. कह सकता हूं कि भैया ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये. ठीक है, बाय बीपीटी. तो ये हो गया. अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ रेसिप्रोकेट करके, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी. ये कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड. अब देखो जी फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट इक्वेशन की अगर आप चेक करो एक साइड क्या है? ए ओ अपॉन ओ सी. सेकेंड इक्वेशन की भी चेक करो तो एक साइड क्या है? ए ओ अपॉन ओ सी. तो अगर दो इक्वेशन की एक साइड सेम है तो बाकी दो भी सेम होनी चाहिए. तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन से दैट, व्हाट वी कैन से दैट ए ई अपॉन ई डी टू बी एफ अपॉन एफ सी. हैंस प्रूव्ड. इज इट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन इज
ड्यू टू अ हैवी फ्लड इन अ स्टेट थाउजेंड्स वर रेंडर्ड होमलेस. 50 schools collectively decided to provide place and the canvas for 1500 tents. क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? कैनवास. अब जो वो कैनवास प्रोवाइड कर रहे हो कितने टेंट के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं? 1500 टेंट्स के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट. फिर कहा जा रहा है शेयर द होल एक्सपेंडिचर इक्वली, और जितना भी टोटल खर्चा आएगा इसमें वो सभी स्कूल्स में क्या होगा? इक्वली डिवाइड होगा. अब क्वेश्चन है कि लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट, अब जो कैनवास दिया जा रहा है उसका वो किस लिए दिया जा रहा है? टेंट के लिए. अब वो जो टेंट है उसका लोअर पार्ट क्या सिलेंड्रिकल शेप में है, तो लोअर पार्ट जो है इस टेंट का वो कैसा है? सिलेंड्रिकल शेप. तो ये इसका लोअर पार्ट हो गया विच इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर. द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज सिलेंड्रिकल विद बेस रेडियस 2.8 मीटर. तो ये जो बेस रेडियस है से r, इट इज इक्वल टू 2.8 मीटर. फिर आपको क्या कहा जा रहा है? हाइट. हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3.5 मीटर. हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3.5 मीटर. हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3.5 मीटर. अपर पार्ट, जो इस टेंट का अपर पार्ट है वो किस शेप में है? कॉनिकल. तो यहाँ एक कोन बना लेते हैं. अपर पार्ट जो है वो किस शेप में है? कॉनिकल शेप में है विथ सेम बेस. तो इसका रेडियस भी क्या है? 2.8 ही है. वैसे भी आपको समझ में आ ही रहा होगा. बट ऑफ हाइट 2.1 मीटर. अब इसकी हाइट h1 ले लो और इसकी जो हाइट है, हाइट का मतलब है वर्टिकल हाइट, तो वर्टिकल हाइट ले लो h2 और वो कितनी है? 2.1 मीटर. 2.1 मीटर. इफ द कैनवास यूज टू मेक द टेंट कॉस्ट रुपीज 120 मीटर स्क्वायर. तो जिस कैनवास से टेंट बना हुआ है उसका आपको कॉस्ट गिवन है. कॉस्ट ऑफ कैनवास गिवन है. कॉस्ट ऑफ कैनवास वो क्या है? रुपीज 120 पर मीटर स्क्वायर. 120 पर मीटर स्क्वायर. तो फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल टू सेट अप द टेंट. देखो सिंपल सी बात है. कितने टेंट है? 1500. सबसे पहले हमें एक टेंट का एरिया निकालना होगा, और जब दो फिगर एक साथ है तो जो टोटल एरिया होगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल एरिया ऑफ टेंट, तो आप क्या कहोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल एरिया या टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हो. टोटल सरफेस एरिया से इसको हम ए ले लेते हैं. इट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन. तो ए किसके इक्वल हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया 2 पाई r h1 और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होगा? पाई आर एल. पाई आर एल. ये बात समझ में आ रही है? पाई आर एल. ठीक है. ये काम करते हैं ना, h1 h2 की जगह इसको कैपिटल H ले लो और इसको ले लेते हैं स्मॉल h. तो मैं यहाँ पे लिखूँ 2 पाई आर कैपिटल. बस जो भी लिखोगे फिगर के हिसाब से लिखना. अब ये सारी वैल्यूज तो है, ये भी है लेकिन L नहीं है. इसको अभी आप कर लो इक्वेशन नंबर 1. नाउ अब आपको पता है L इज इक्वल टू क्या होता है? रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. L इज इक्वल टू क्या होता है? r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये h है आपका. तो विच इम्प्लाइज L इज इक्वल टू रूट r. r की जगह क्या हो जाएगा? r तो सेम ही है 2.8 और h 2.1. 28 का स्क्वायर 784. तो ये क्या हो जाएगा? 7.84. 21 का स्क्वायर 441 तो 4.41. दोनों को ऐड करके क्या आएगा? 12.25 और 12.25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3.5. तो हमारी स्लांट हाइट क्या आ गई? देखो ये भी 3.5 है और इसकी जो स्लांट हाइट है L वो भी कितनी आ गई? 3.5 मीटर. ये क्लियर हो गया? ठीक है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एरिया ऑफ वन कैनवस, एरिया ऑफ वन टेंट विल बी इक्वल टू. देखो यहाँ से मैं पाई आर कॉमन ले सकता हूँ. ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 कैपिटल H प्लस L. तो पाई क्या हो गया? 22/7. व्हाट अबाउट R? 2.8. 2 इंटू कैपिटल H. कैपिटल H कितना है? 3.5 प्लस L 3.5. ये क्लियर हो गया? ठीक है. अब इसको सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा? 0.4.
तो 22 इंटू 0.4 8.8, 2 इंटू 3.5 7 प्लस 3.5, तो कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू 8.8 इंटू 10.5 मीटर स्क्वायर। अब ये जो आया आपका वो एरिया ऑफ 1 टेंट है। ये क्या है? एरिया ऑफ 1 टेंट। टोटल कितने टेंट है? 1500। तो कैन आई से दैट देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ 1500 टेंट, टोटल एरिया ऑफ 1500 टेंट वो कितना हो जाएगा? टोटल एरिया ऑफ कैनवस फॉर 1500 टेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ 1500 इंटू 8.8 इंटू 10.5 मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया। अब आ जाओ जी कॉस्ट पर। 120 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 120। अब कॉस्ट पर आ जाओ। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 120 रुपीज। ठीक है। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना हो गया? 120 पर मीटर। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है? रुपीज 120। तो टोटल एरिया, टोटल कॉस्ट, देयरफॉर टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस फॉर मेकिंग, भी आप कह सकते हो फॉर मेकिंग 1500 टेंट्स, तो वो कितना हो जाएगा? रुपीज 120 इंटू 1500 इंटू 8.8 इंटू 10.5 रुपीज़। कहीं यहाँ पे भी फ्लो में मीटर स्क्वायर कर दो। कॉस्ट निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो? कॉस्ट। अब ये तो आ गई आपकी कॉस्ट। अब ये जो एक्सपेंडिचर है वो कितने स्कूल में डिवाइड होगा? 50 स्कूल्स में। कितने स्कूल में डिवाइड होगा? 50। देयरफॉर अब किस स्टेटमेंट में पूछा गया था? फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल। देयरफॉर अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल, तो ये जो टोटल कॉस्ट है इसको 50 से डिवाइड कर दो, विल बी इक्वल टू रुपीज, और क्या हो जाएगा? 120 इंटू 1500 इंटू 8.8। दीदी वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी ना, एक लाइन से कोई फर्क तो पड़ा नहीं। अब देखो यहाँ से डेसिमल हटाओगे 0, यहाँ से डेसिमल हटाओगे 0, तो ये 3 0 खाली हो गया। 5 3 जा 15, तो ये हो गया रुपीज़ 12 3 जा 36। 105 को 88 से करो, 8 5 जा 40, 8 0 था 0, 4 8 1 जा 8, ये भी क्या आएगा? 0 4 8, तो 0 4 8 और 4 12, ये आ गया 9240। 9240, तो 9240 को 36 से करो। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 40, 9 6 जा 54 और 1 55। 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1, 9 3 जा 27, तो क्या हो गया? 0 4 6 और 7 8 और 5 13, तो आंसर क्या आएगा आपका? ये 0 बोर्ड का है, कहीं इसको भी 0 समझो, ये एक ही 0 है। तो आंसर क्या आ गया आपका? 3,32,640। इज इट क्लियर? एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34 का, ये और वाला पार्ट है आपका। अब देखो 2 आइडेंटिकल क्यूब, 2 आइडेंटिकल क्यूब। भगवान, 2 आइडेंटिकल क्यूब, तो ये हो गया आपका एक क्यूब, ठीक है, एंड दिस इज द सेकंड क्यूब, दिस इज द सेकंड क्यूब। दोनों आइडेंटिकल क्यूब्स हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? दोनों की साइड कितनी है? 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो गया आपका? 7 सेंटीमीटर। फिर कहा जा रहा है फ्रॉम द टॉप फेस ऑफ द फर्स्ट क्यूब अ हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब इज स्कूप्ड आउट। पहले में तो हेमिस्फीयर को स्कूप्ड आउट किया आपने,
और दूसरे में कहा जा रहा है द हेमिस्फीयर इज इन्वर्टेड एंड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द सेकंड क्यूब सरफेस टू फॉर्म अ डोम। अब देखो दोनों में फर्क क्या है। इसमें आप ऐसे समझो कि जैसे कि सॉरी इसमें जो है आपका हेमिस्फीयर जो है कुछ आपका इस तरह से जो हेमिस्फीयर है, स्कूप्ड आउट का मतलब हो गया ये इंटरनली ऐसे जाएगा आपका, ये स्कूप्ड आउट का मतलब ये हो गया, ठीक है। और इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया कि ये आपका एक हेमिस्फीयर है, दिस इज द हेमिस्फीयर। इन्वर्टेड का मतलब इसके ऊपर ये ऐसे है, इसमें ऐसे है ये। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो जो इसका ये जितनी इसकी साइड है उतना ही इसका क्या होगा, डायमीटर। ऐसा क्वेश्चन आपने बुक में किया हुआ है। तो इसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, 7। ऐसे ही इसका भी जो डायमीटर होगा जितनी इसकी ये साइड है, जितनी इसकी ये साइड है, जितनी इसकी साइड है, तो इसका डायमीटर भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रही है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया आपसे, रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टू न्यू सॉलिड। तो पहले इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1, इसको मैं 1 ले लेता हूँ, इसको ले लेते हैं 2। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1 क्या होगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका जो कॉमन वाला पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट तो इसमें जुड़ जाएगा, प्लस क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर टोटल सरफेस एरिया जो होता है क्यूब का वो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस क्या होगा एरिया ऑफ बेस, माइनस क्या होगा एरिया ऑफ बेस। सेम यही चीज यहां पर भी होगी। जब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1 क्यूब 2, ये भी क्या होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। भाई देखो कॉमन पार्ट को माइनस करना होता है, सिंपल सी बात समझो। सरफेस एरिया में क्या होता है, जो कॉमन वाला पोर्शन होता है उसको माइनस करना होता है, समझ में आ रहा है। प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसमें भी ये कॉमन वाला पार्ट इसका बेस है, तो माइनस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बेस और किसका ऑफ हेमिस्फीयर। और यहाँ पे भी क्या होगा एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड कितनी है 7 स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 49 इंटू 6, 49 इंटू 6, 9 6 जा 54, 6 4 दा 28, 29 30 और 33, तो ये आ गया 334 प्लस पाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, ये जो इसको हम A1 ले लेते हैं और यहाँ से ये जो आएगा ये हो गया A2। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू भी यही आएगी, कैलकुलेशन तो यही है। तो A2 भी क्या आएगा आपका, A2 की वैल्यू भी क्या आएगी 334 प्लस पाई आर स्क्वायर। Therefore required ratio इक्वल टू A1 बाय A2, तो क्या होगा 334 प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 334 प्लस पाई आर स्क्वायर विच इज 1 बाय 1 विच इज इक्वल टू 1:1। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड फॉर्म। अब ध्यान से देखना, वॉल्यूम में अब फर्क आएगा, ध्यान से देखना। पहले मैं इसकी बात करता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी कि क्यूब 1, इसमें क्या हुआ है स्कूप्ड आउट हुआ है, तो इसमें जब आप वॉल्यूम निकालोगे तो वो क्या होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यस माइनस, क्योंकि इससे इतना वॉल्यूम क्या हो गया कम हो गया, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा साइड क्यूब और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो साइड क्यूब कितना हो गया 7 क्यूब, 2/3 पाई हो गया 22/7, आर हो जाएगा 7/2, 7/2, 7/2। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से क्या हो गया 11 और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। 7 का क्यूब कितना होता है 343, 2 से 2 भी कैंसिल कर दो 343 माइनस 11, 7 7 जा 49
और 3 2 जा कितना हो गया 6। इसको सॉल्व करोगे 343 इंटू 6 करना जरा जी। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 1 25, 6 3 जा 18 और 2 20, कितना आएगा 2058। 49 इंटू 11, 11 9 जा 99, 11 4 जा 44 और 9 53, तो ये हो गया 539 डिवाइडेड बाय 6। 18 माइनस 9 9, 4 माइनस 3 1 और 10 माइनस 5 5, तो ये कितना आ गया 1519 बाय, ये कितना हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। जब आप सेकंड में जाओगे क्यूब 2 में जाओगे तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, क्योंकि इसमें क्या है ऊपर है तो ये वॉल्यूम ऐड हो गया, ये वॉल्यूम क्या हो गया ऐड, तो बस यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, इसको ऐड कर दो कितना हो जाएगा 539, 9 और 8 17, 8 और 1 9 5, तो यह हो जाएगा 2597 बाय 6 सेंटीमीटर क्यूब। 2597 बाय 6 सेंटीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर? हो गया क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन डी इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525। अब ये अभी आपने पूरे चैप्टर का रिवीजन भी किया है, तो आई होप कि फटाफट आप लोग अपना इसमें योगदान दोगे। क्लास इंटरवल क्या है 0 to 100, लास्ट बताओ कहाँ तक जा रहा है 1000, 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 8, 8 to 9 और 9 to 1000। ये कहानी क्लियर, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताओ क्या क्या है 25x 12 17 20 y 974, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको मीडियन की वैल्यू भी गिवन है, कितनी है 525, तो मीडियन की जो वैल्यू है वो कितनी है 525। मीडियन इक्वल टू क्या हो गया 525। अब देखो ध्यान से समझना, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं मीडियन क्लास की बात करता हूँ इजीली जज कर सकते हो 525 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई करेगा, दिस इज द मीडियन क्लास, ये आपकी क्या हो गई मीडियन क्लास हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे CF, पहला स्टेप क्या होता है CF, तो हम यहाँ से CF फाइंड करेंगे। तो जब आप CF फाइंड करोगे तो क्या आएगा 2 2 + 5 7, ये हो गया x + 7 या 7 + x, 12 + 7, मैंने उल्टा कर दिया क्या, कंफ्यूज हो रहे हो, चलो 7 + x 19 + x 36 + x 56 + x 56 + x + y 64 + x + y, नहीं भाई 65 आएगा, 9 और 6 15 होता है, 9 और 6 15 होता है ना, 5 और + 1 6, ठीक है। 7 5 12 हो गया, तो कितना हो गया 72 + x + y और 76 + x + y। टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है कितनी है 100, टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 100, तो टोटल ये कितना हो गया आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 100। इससे एक चीज क्लियर होगी, इसका मतलब ये हुआ कि 76 + x + y आपका 100 है, तो x + y कितना हो गया 24। अब ये जो सम ऑफ f है यही आपका NB होता है। नाउ n/2 n/2 इज इक्वल टू 50, n/2 इज इक्वल टू 50। अब आप ये देखो x + y आपका 24 है, n/2 की वैल्यू क्या आ गई 50। अब आपको पता है मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू क्या होता है L + n/2 - CF/F × h। L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, देखो मीडियन की वैल्यू गिवन है 525, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 525।
लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास हो गया 500, n/2 कितना हो गया, n/2 कितना है 50, CF होता है प्रीसीडिंग, दैट इज 36 प्लस x, f हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास दैट इज 20, और h इनका डिफरेंस दैट इज 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, तो ये कितना हो गया 525 माइनस 500, 525 माइनस 500 कितना हो गया 25, और ये हो गया 50 माइनस 36 माइनस x, और इनटू में क्या है 5। अब देखो ये मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड, 25 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया 5 इक्वल टू गया 50 माइनस 36 हो गया 14 माइनस x को यहाँ ले जाओ, तो x इक्वल टू 14 माइनस 5 कितना हो गया 9, कितना हो गया 9। कहाँ पुट करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में, पुट x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1, इसमें पुट करोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 माइनस x का मतलब हो गया 9, 14 माइनस 9 कितना हो गया 15 आ गया ये आपका, कितना आ गया 15, 14 माइनस 9 5 और 1 15, ठीक है। तो x कितना आ गया आपका 9, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 15, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और इसके साथ ही सेक्शन डी कंप्लीट, ठीक है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।